नीट के या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की साइट पे जा करके उसमें रजिस्टर्ड हो करके, क्योंकि इसके लिए आपको 6 दिन का समय है, 31 तारीख को ये कार्य समाप्त हो जाएगा। तो आप अपने दिव्यांग बच्चों से जुड़े जो भी सुझाव आपको लगते हैं क्रियान्वयन, उसमें जरूर लिखें और उसमें जरूर ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने सुझावों को उसमें परिलक्षित करें। तो पहला तो ये एक आपके लिए एक आह्वान था। हम अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की बात करें, तो ये आपको एक बात को स्वीकार करना होगा कि इस देश में समावेशी शिक्षा हो या विशेष विद्यालयों के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की बात हो, ये दोनों क्रियाएं कहीं न कहीं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ही प्रारंभ हुई। चाहे 90 के दशक में हमारी समेकित शिक्षा की बात हो और चाहे अनादिकाल जब भी विद्यालय प्रथम ब्लाइंड स्कूल या जो भी खुला, वो सारे के सारे किसी न किसी रूप में गैर सरकारी प्रयासों से ही प्रारंभ हुए। तो पहली बात तो हमें ये जरूर ध्यान रखनी है कि गैर सरकारी संगठनों की भूमिका इनोवेशन में, नए प्रयोग करने में सबसे महत्वपूर्ण है और उनके प्रयोग ही सरकार को प्रोजेक्ट से प्रोग्राम मोड में आने का आधार देते हैं। एनजीओ प्रोजेक्ट चलाते हैं, सरकार कार्यक्रम चलाती है और जब तक कार्यक्रम नहीं होते तब तक स्केल अप नहीं होता और स्केल अप हुए बिना व्यापकता नहीं होती, यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हो सकता। जैसे कि प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये कमिटमेंट कभी भी एनजीओ नहीं पूरा कर सकता। ये केवल और केवल हमारी भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा ही ये निर्णय लिया जा सकता है और पूरा किया जा सकता है। एनजीओ उसके पूरक हो सकते हैं, उसके सहयोगी हो सकते हैं, उसके माध्यम हो सकते हैं। तो पहली बात तो हमेशा ये दिमाग में रख के चलने की है कि हमें उन क्रियाओं पर फोकस करना आवश्यक है जो कहीं न कहीं सरकार के द्वारा अभी अछूती हैं। अब हम आते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में हमें कहाँ अवसर प्रदान कर रही है, कहाँ मौका दे रही है कि हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए। जो सबसे बड़ी चुनौती दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की अगर बात करें तो उसका सबसे बड़ा अवरोध जो हम सब का मानना है वो था कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लेवल पर उसका शून्यता होना, जो कि चाहे वो ग्रामीण बच्चा हो, चाहे वो शहरों का गरीब बच्चा हो और चाहे दिव्यांग बच्चा हो, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन उसको नहीं मिल पा रही थी। वो प्रेप जैसी सर्विसेज नहीं ले पा रहा था। चंद महानगरों या शहरों से जुड़े बच्चे, जो कई अभिभावकों से जुड़े बच्चे, वही प्री एजुकेशन की एक केजी और यूकेजी जैसी सेवाएं प्राप्त कर रहे थे, मॉन्टेसरी में पढ़ने वाले बच्चे प्राप्त कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर बच्चों को पूर्व प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा का कोई भी लेवल नहीं था। और दुर्भाग्य यह है कि हम जिन बच्चों के लिए, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे सामान्य बच्चे हो, जिन बच्चों के लिए हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, वे सभी बच्चे ऐसे माता पिताओं के हैं जो स्वयं साक्षर या तो नहीं है और अगर हैं भी तो उनके पास अपने आर्थिक कारणों से, अपने दैनिक क्रियाकलापों की वजह से उनके पास वो समय भी नहीं है कि वो अपने बच्चे को प्रिपरेटरी एजुकेशन दे सकें, घर पर शिक्षित कर सकें स्कूल जाने से पहले। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और अगर दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में बात करें तो वहां तो आइडेंटिफिकेशन से लेकर के उनको अर्ली इंटरवेंशन सर्विस तक ये सारी चीजें एक बड़ी चुनौती थी। तो हम शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि आज अगर गैर सरकारी संगठनों के लिए इनोवेशन
और नए रूप में दखल देने की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ा कार्य है, तो वो है 3 to 5 एज ग्रुप में बच्चों का चिन्हांकन करके उनको, चाहे वो आंगनबाड़ी के लेवल पे हो या आने वाले समय में विद्यालयी स्वरूप में सरकार किस तरह से क्या पैमाना बनाएगी हमारी राज्य सरकार, ये आने वाले समय में ज्ञात होगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये एक मॉडल बनाने में पहल करनी है कि कैसे इस एज ग्रुप पे हम बच्चों को पूर्व विद्यालयी शिक्षा से, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज से, अर्ली आइडेंटिफिकेशन से कैसे हम कार्य कर सकते हैं और कैसे एक छोटा मोटा मॉडल बना के हम ये रिप्लिकेशन का आधार सरकार को दे सकते हैं। जैसा कि समावेशी शिक्षा के कार्य में हुआ कि सर्व शिक्षा अभियान, उसके पहले डीपीईपी, इन्होंने कुछ ब्लॉकों में, और एक कहते हुए हमको ये बिल्कुल संकोच नहीं है कि हम सारे लोग भी उस मॉडल की प्रक्रिया में बस्ती के कप्तानगंज और गौर ब्लॉक, सिद्धार्थ नगर के जो है बांसी और एक ब्लॉक मिठवल ब्लॉक, इन 4 ब्लॉकों को हम लोगों ने भी एक मॉडल के रूप में सर्व शिक्षा अभियान ने शुरुआत कराया था। और जो खत्म होते होते साल 2 साल का प्रयोग, हमको लगता है कि ये जो मॉडल आया कि एक ब्लॉक पर 3 टीचर का, ये एक बिगिनिंग वहीं से हुई और एक प्रयोग नए लखनऊ के माध्यम से भी हुआ था, हरदोई जिले में। तो इस तरह से 1-2 प्रयोगों के माध्यम से मैडम बिंद्रा स्वरूप जी ने इसको एक प्रोग्राम का रूप आईडी कंपोनेंट में दिया। तो उसी तरह से आज हमको थोड़ा प्रयास शिक्षा, समग्र शिक्षा के साथ मिलकर करना होगा कि कैसे हम अर्ली इंटरवेंशन लेवल पे कैसे दखल दे। और इसमें 2 चीजें हैं, न केवल बच्चों का लाभ होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की एक आधारशिला रखी जाएगी, बल्कि साथ ही साथ निश्चित तौर पर बहुत सारे डीएड डिप्लोमाधारी बच्चों के लिए भी नए एवेन्यूज खुलेंगे। क्योंकि आपको ये मानना होगा कि आज के डेट में उस स्तर पर भी अगर प्रशिक्षित शिक्षक की बात की जाए तो डीएड अभ्यर्थी ही एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि उससे नीचे तो कोई अभी आरसीआई का कोर्स ही नहीं है, डीएड, बीएड, एमएड के अलावा। तो निश्चित तौर पर डीएड डिग्रीधारी ही ऐसे बच्चों की सेवा देने के पात्र माने जाएंगे, जो भी भविष्य में ढांचागत आधार बने। तो कहीं ना कहीं ये एक नई पहल की आवश्यकता है। ये पहल करने का आधार न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें दे रही है, बल्कि अभी कुछ ही समय पूर्व 20 जून को, शायद जुलाई को, जो यूनेस्को ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है, उसमें भी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज को, अर्ली एजुकेशन को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है कि इसको सबसे ज्यादा एम्फेसिस किया जाए। तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा एक वो है माध्यम, जहां पर एक गैर सरकारी संगठनों को एक सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है कि कैसे हम कम से कम अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इस चीज को। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस समय हमारे यहाँ जो समग्र शिक्षा के महानिदेशक महोदय हैं, वो काफी सुलझे हुए और काफी इनोवेटिव व्यक्ति हैं। तो हमको लगता है कि उनके रहते शायद इस दिशा में कुछ एक नया प्रयोग आने वाले समय में, जैसे ही ये कोरोना काल हमको थोड़ा सा और ढील देता है और जिसकी पूरी संभावना है आने वाले महीनों में, तो हम इस दिशा में एक सार्थक पहल मिलजुल करके भी कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमारी यहाँ से शुरू होती है। दूसरा जो पहलू है, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर एक चीज हमको अब मान के चलनी होगी कि कहीं ना कहीं अभी हमारे बच्चों का ऑनलाइन या अन्य जो भी माध्यम थे, डिजिटल माध्यम थे,
उन माध्यमों ने सबसे ज्यादा अवरोध या सबसे ज्यादा कैपिंग अगर की है तो हमारे बच्चों की है। शायद उनको इसका बहुत ही कम लाभ मिला है अन्य बच्चों की तुलना में, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी के नाम पर हो और चाहे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेज हो और चाहे वो नॉन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हमारे अपने खुद के अंदर हो। तो हमको उसके लिए रेमेडियल एक्टिविटीज के लिए भी, और अभी 2-4 दिन पहले ही भारत सरकार ने, एनसीईआरटी ने एक बुकलेट जारी की है, हाउ टू हाउ टू इनहांस लर्निंग कैपेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। उसमें एक पूरा कंपोनेंट दिया है। ये आने वाले समय के लिए है, जब ये कोरोना काल हमको अनुमति देगा एक फिजिकल एक्टिविटी कायदे से शुरू कर सकें, कि उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि CWSN बच्चों के मामले में उस ग्राम पंचायत के पैरामीटर में यदि या नए पंचायत के पैरामीटर में यदि कोई स्पेशल एजुकेटर है तो उसको ये दायित्व होम पे जाके पढ़ाने का, या जिसको आप दूसरे सीधे भाषा में कहें ट्यूशन करने का दायित्व दिया जाए। अब ये राज्यों पर है कि वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे मैपिंग करते हैं कि एजुकेटर कहाँ हो। तो यहाँ भी एक गैर सरकारी संगठनों की भूमिका शुरू होती है कि वो अपने संस्थानों से जुड़े हुए या पास आउट हुए बच्चों की मैपिंग करना कि वो कहाँ बेस्ड हैं, कौन सा उनका लोकेशन है, कहाँ पे उनका आधार है, जिससे कि उस एरिया में यदि ऐसी जरूरत हो तो वो कैचमेंट एरिया उनका क्या हो सकता है। तो ये भी एक, क्योंकि रिमेडियल एक्टिविटीज की बिगरेस्ट जरूरत हमारे दिव्यांग बच्चों को आने वाली है, जिसने जो उनका 6-7 महीने का 8 महीने का ये एक बड़ा गैप आया है, ये एक बड़ी चुनौती के रूप में हम सारे लोगों के लिए सामने आने वाला है। और उसके लिए हमको होमवर्क करके अभी से तैयार होना पड़ेगा कि कैसे, जब हम बताने की स्थिति में हो कि इसका क्या सलूशन हो सकता है। तो ये एक और एक चीज, और उस गाइडलाइंस को आप एक्सेस कीजिए। एचआरडी कहना ठीक नहीं है, वो हमारा शिक्षा विभाग हो चुका है। तो भारत सरकार के शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर वो गाइडलाइंस दी हुई है, आप उसको एक्सेस कीजिए, पढ़िए, और उसमें किस तरह से निर्देशित किया गया है, सलाह दी गई है, उसका जानकारी लीजिए। तो ये भी एक बहुत व्यापक कार्य है जिसमें हमको आगे पहल करना आवश्यक है। फिर हम बात करें तो एक बड़ा टारगेट राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने रखा है, जो एक प्रिजम्पशन रखा है कि एक अनुमान लगाया गया है कि 2 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। इनको चाहे जैसे एक स्कूलिंग इनकी पूरी कराना, इनको सेकेंडरी कंप्लीट कराना, क्योंकि एक टारगेट सीधा सीधा उसमें रखा गया है कि हमको 2030 तक ईच एंड एवरी चाइल्ड, और जब हम ईच एंड एवरी चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो ऑल मीन्स ऑल, मतलब हमको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि दिव्यांग बच्चे उसमें शामिल है कि नहीं। बिल्कुल 100% ऑल मीन्स ऑल। अगर यूनिवर्सलाइजेशन की बात सरकार कह रही है तो इट मीन्स फॉर ईच चाइल्ड, और वो टारगेट ये है कि 2030 तक सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कराना टारगेट है। केवल माध्यमिक, केवल बेसिक एजुकेशन नहीं, 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण कराना प्रत्येक बच्चे को, ये भारत सरकार का और नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं हमको उस लक्ष्य के सापेक्ष इन 2 करोड़ बच्चों को जो लक्ष्य देना है, तो हमारा ये मानना, हम सब लोगों का इस फील्ड से जुड़े, कि उस 2 करोड़ के टारगेट में जो संख्या मैपिंग की गई है आउट ऑफ स्कूल बच्चों की, एक बड़ी तादाद दिव्यांग बच्चों की, जो चाहे वो 6वीं पढ़ के छोड़ रहे हो, चाहे 5वीं पास होने के, चाहे 8वीं, और 8वीं के बाद वाली तादाद तो बहुत बड़ी है। डेफ और खास
सकती है। और सबसे बच्चों की तादाद है जिन्होंने बेसिक शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के नाते पूर्ण कर ली, लेकिन उसके बाद उनको प्रॉपर सपोर्ट या सहयोग न मिल पाने के कारण और इतने ज्यादा स्पेशल स्कूल हर जिलों में न होने के कारण, और खास करके माध्यमिक स्तर पर तो बिल्कुल ही नगण्यता है, तो वो एक बड़ा टारगेट है। और वहां पर एक गैर सरकारी संगठनों की एक बड़ी भूमिका है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि NIOS आज एक इसमें चैंपियन की भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि बिना NIOS के ऐसे तमाम बच्चों का सेकेंडरी एजुकेशन नहीं पूरा होने वाला, जो ड्रॉप आउट हैं, जो काफी लंबे समय से पढ़ाई छोड़ रखे हैं। और हमारे ज्यादातर जनपदों में NIOS का स्पेशल स्टडी सेंटर या सेंटर है ही नहीं। अगर कोई बच्चा आज नामांकित होना चाहे, दिव्यांग बच्चा, तो पता चल रहा है कि पूरे के पूरे मंडल में तमाम 18 के 18 मंडलों में मंडल मुख्यालयों तक पर ऐसे सेंटरों की उपलब्धता नहीं है। तो एक बड़ी, और किसी भी गैर सरकारी संगठन ने, किसी भी से तात्पर्य यह है कि बहुत सारे संगठनों ने, जिनको ये शायद बहुत पहले ये एक्सप्लोर कर सकते थे, उन्होंने इसको, हमने कम से कम, हम आपको ये बता सकते हैं कि बस्ती में हमने कम से कम 100 डेफ और ब्लाइंड बच्चों को मिलाकर, बहुत पहले जबकि इस NIOS का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, तब हमने सैकड़ों बच्चों को हाई स्कूल उत्तीर्ण कराकर 11वीं से मेन स्ट्रीम करा दिया था, और उन्होंने फिर 12वीं की शिक्षा पूर्ण की अपनी। तो आज एक NIOS के साथ जुड़ने की, ऐसे संगठनों को, ऐसे गैर सरकारी जिनके पास ढांचागत आधार है और वो उनके पास शिक्षकों की सुविधा है, तो आपको कि NIOS साइन लैंग्वेज में काफी कुछ पुस्तकें अपनी ट्रांसलेट करा ली हैं। और दूसरी जो उनकी प्रयास है, अभी ये भी हम आपको इसी समय बताना चाहते हैं कि हम सारे लोगों के प्रयास से नैब इंडिया और NIOS के बीच एक समझौता होने वाला है, जिसके माध्यम से हम NIOS की तमाम पुस्तकों को नैब इंडिया टॉकिंग बुक में कन्वर्ट करने जा रही है, और शुरू भी हो चुका है थोड़ा बहुत काम। तो कहने का तात्पर्य है कि हम NIOS दिव्यांग बच्चों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में सारी मटेरियल भी उपलब्ध कराने को अपने को तैयार कर चुका है। तो वहां पर एक बहुत अच्छी एक भूमिका का निर्वहन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को लेकर और होम बेस्ड एजुकेशन के बच्चों को लेकर, दोनों तरह के बच्चों को लेकर एक NIOS की एक अग्रणी भूमिका हो सकती है। और उसमें हमारे ऐसे संगठन स्टडी सेंटर के रूप में एक मध्यस्थ की भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने रखी है कि 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन से परिपूर्ण करना। एक तीसरा जो एक दिव्यांग बच्चों की अगर हम शिक्षा की बात करें, तो प्रत्येक जनपद में जो भी टारगेट उन्होंने अचीव किया, जितने भी बच्चे नामांकित हैं, गैर नामांकित हैं, जो भी हैं, लेकिन 100% दिव्यांग बच्चे मेन स्ट्रीम नहीं किए जा सकते। इवन स्पेशल स्कूल भी नहीं लाए जा सकते, क्योंकि शायद वो इतने क्रिटिकल हैं कि वो घर पर ही रह सकते हैं, या उनकी दिव्यांगता इतनी प्रकार की है कि उनके लिए अभी कोई स्पेशल स्कूल भी नहीं तैयार है। खास करके अगर हम कुछ ज्यादा ना बात करें, डेफ ब्लाइंड बच्चे की ही बात करें, तो अभी प्रदेश में तो कोई स्कूल भी नहीं है जो ऐसे बच्चे को टेक ओवर कर ले। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी तादाद ऐसे दिव्यांग बच्चों की भी है जिनको प्योरली होम बेस्ड एजुकेशन चाहिए, नीड बेस्ड एजुकेशन चाहिए,
फंक्शनल एजुकेशन चाहिए, उनके पेरेंट को उससे रिलीफ हो सके, ऐसे एजुकेशन की जरूरत है। और उस पर एक पहल की बहुत नितांत आवश्यकता है। वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है जहां पहल करने की, और इस बात का उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी है और हमारे आरटीई एक्ट में भी इसका उल्लेख है कि गृह आधारित शिक्षा भी, और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी है। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रावधानों को जोड़ते हुए भी अगर हम बात करें तो होम बेस्ड एजुकेशन अगर उस बच्चे की नीड है तो वो भी उसको राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाते भी पाने का अधिकार है और उसको वो मिलना ही चाहिए। न कि क्योंकि अब शायद नॉन फिजिकल नामांकन तो अब संभव ही नहीं है, जो शायद पहले के वर्षों में हो गया कि बच्चा बिना स्कूल आए भी नामांकित हो गया और कैरी फॉरवर्ड भी हो गया, लेकिन शायद वो प्रक्रिया तो अब चलने वाली नहीं। तो कहीं ना कहीं उसको रियल टर्म में हमको स्कूल एजुकेशन से हटा के स्कूल होम बेस्ड एजुकेशन की प्रक्रिया से जोड़ना ही होगा और उसको एक आधार देना ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है जिसको हमको एड्रेस करना होगा, चाहे वो गैर सरकारी संगठनों के नाते और चाहे हम एक प्रबुद्ध शिक्षक वर्ग के नाते, शिक्षक संगठन के नाते, सभी को इस तरह के विषयों को अब रखना होगा। ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए जॉब बनाने पड़ेंगे, रेडीमेड जॉब तो अब खत्म हो रहे हैं, अब भूमिकाएं बदल रही हैं, परिभाषाएं बदल रही हैं, दायित्व बदल रहे हैं, मॉडलिटीज बदल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमको भी जॉब क्रिएटर बनना होगा। कैसे न, आपको हम उदाहरण देना चाहते हैं कि जब डेनिडा का प्रोजेक्ट बस्ती में, अभी काफी कुछ बातें बताई नागेश जी ने, लेकिन हम आपको ढांचागत बात बताते हैं कि 1990 के दशक में जब हमारे सामने पहली बार ये बात आई कि चित्रकूट में 92 में शुरू हुआ बीएड स्पेशल पाठ्यक्रम, तो हमने 13-14 लोगों को एक साथ बीएड करने, तो वहां भी हलचल हुई कि पूरा का पूरा बैच एक ही जिले का आ गया ये वो। तो हमने कहा जब और कोई नहीं कर रहा है तो इसमें इनको एडमिट करने में आपको क्या समस्या है। एनीवे वो सारा होते होते वो 13-14-15 लोग एक साथ समाहित हुए और बीएड करके 2-3 साल ही चला और 2-3 सालों में 20-30 लोगों ने वहां से बीएड पूर्ण किया। और शायद वहां के बीएड किए हुए पहले जो हमारे विनोद कुमार उपाध्याय जी थे, वो आरसीआई में उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आज भी 157 है। तो हमको लगता है कि जब रजिस्ट्रेशन भी शुरू हुआ आरसीआई का तो 150 लोगों ने जब अप्लाई किया होगा तो उन्होंने भी सबसे पहले अप्लाई किया था। एनीवे, तो उस समय भी ये बात आई कि इतने लोगों को आप इस फील्ड में क्यों कुदा रहे हैं। एनएवी ने भी हमसे सवाल किया, हमने कहा हम भविष्य के लिए बना रहे हैं। आज आप 1000-1500 का शिक्षक मान के चल रहे हैं, लेकिन हम इनको भविष्य का शिक्षक मान रहे हैं, ये भविष्य है इनका। और शायद ये किसी को कल्पना भी नहीं थी कि उस बीएड स्पेशल चित्रकूट के बैच में से 4-6 लोग तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं आज की डेट में, चाहे वो आपके गोंडा हो, चाहे यहाँ चित्रकूट स्वयं हो संदीप सिंह, ऐसे शिवाकांत द्विवेदी जी हो फैजाबाद में, ऐसे तमाम लोग तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। और कुछ लोग, पुष्पा देवी जैसे लोग प्रिंसिपल हैं गर्ल्स ब्लाइंड गर्ल्स इंटर कॉलेज गोरखपुर की। उसी चित्रकूट के उस समय के बीएड किए हुए बैच की हम बात कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये कल्पना तो हमने भी नहीं की थी तब कि ऐसा होने वाला। और उसके बाद मैन पावर डेवलपमेंट, चाहे वो एनआईडीएच रहा हो, चाहे बीआरए रहा हो, जहां भी डिप्लोमा, सेकेंडरी डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलते रहे, लगातार ये प्रोडक्शन का काम चलता रहा। और उसका नतीजा क्या हुआ कि उस गैपिंग का उस दौर में जिन लोगों ने भी बस्ती से जाके किया, वो सारे लोग उसका लाभ अपने अब वो बाद के ईयर में तो मैन पावर डेवलपमेंट बहुत बढ़ा, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर हुए, बहुत सारे बीएड और डीएड चालू हुए, तो वो सैचुरेशन धीरे धीरे खत्म हो गया और तमाम लोग ऐसे भी
निकलने शुरू हुए कि जो नहीं, जिनको ऑप्शन मिले। लेकिन वो दौर ऐसा था कि जिसमें जो लोग भी उस पाठ्यक्रम से जुड़े, उनको ये सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि इसके बाद क्या करना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी वही समय है कि हमको भविष्य के लिए तैयार होना है, और भविष्य के लिए तैयार होने के लिए हमको उसी दिशा में पहल करनी होगी। क्यों कि आप अगर ये चाहेंगे कि सब कुछ तैयार हो जाए तब हम शुरुआत करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि अब ये चाहे देश का सवाल हो और चाहे किसी अन्य फंडिंग करने वाले का सवाल हो, अब तो सब कुछ आउटपुट बेस्ड होगा। कोई भी प्लान, कोई भी योजना, कोई भी क्रियाकलाप परिणाम परक होगा, रिटर्नेबल होगा। और अगर रिटर्न देने की कैपेसिटी नहीं है, अगर आप परिणाम परक नहीं है, तो आपको किसी भी कीमत पर ऐसा कल्पना करना व्यर्थ है कि हम इस आधार पे सस्टेन हो, क्योंकि हमने ये पढ़ाई कर रखी है। पढ़ाई के साथ साथ आपको परिणाम परक बनना होगा, आपको जवाबदेह बनना होगा कि हमको जो दायित्व है उसका परिणाम क्या है, उससे हासिल क्या हो रहा है, मिल क्या रहा है। चाहे वो अब सोशल टर्म में आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट या एक शिक्षक के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका रिटर्न तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से ही ना देखा जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एजुकेट कितने हुए इसी से देखा जाएगा ना। बस्ती में कितने ब्लाइंड बच्चों ने, कितने डेफ बच्चों ने इंटर की पढ़ाई पूरी की, यही ना हमारा आधार होगा कि 15 सालों में, 20 सालों में आप लोगों ने कितने बच्चों को, कितने अध्यापक बनाए। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हम मानते हैं कि कितने बच्चों को आपने बनाया। तो गौरवान्वित करने का विषय तो हमारा ये होगा कि कितने बच्चों को, कितने ब्लाइंड बच्चों को हमने बनाया, कितने बच्चों को डीएस, एमआरयू या जैसी विश्वविद्यालयों तक पहुंचाया कि जो उच्च शिक्षा करें, और आज पीएचडी तक हमारे बच्चे पहुंच गए। तो ये हमारे लिए बताने का आवश्यकता होगा, और ये आपको भी और हमारे तमाम शिक्षकों को भी इसका गौरव होगा कि हमारे बच्चे यहाँ, हमारे बच्चे आज उन्हीं में से 2 बच्चे, अमर सिंह और राकेश सोनी जैसे 2 ब्लाइंड बच्चे हमारे यहाँ नैब इंडिया के शिक्षक के रूप में ब्लाइंड बच्चों को शिक्षित भी कर। तो ये इस तरह एग्जाम्पल को सामने लाने होंगे, और तभी हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हाँ, हमारी सस्टेनेबिलिटी और हमारी कंटिन्यूटी और हमारी उसका एक आधार है। तो हमने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहलू से ही ये सारी बातें आपको की, और जो सबसे बड़ी चीज ये है वो ये है कि हम सबको जो लगातार हमने इस बात को रखा भी है, अपने सभी साथियों से लगातार कहते रहे कि ये जो एरा है वो डिजिटल एरा है, और कोरोना काल ने इसको जो 5 साल में डिजिटलाइजेशन होने वाला था वो 8 महीनों में होने जा रहा है। तो इस डिजिटलाइजेशन की प्रोसेस से शायद आप सब तमाम लोग जो जुड़े हैं, हम बीटेक जरूर किए हैं, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग जैसा करना हम लोगों के समय में भी नहीं था कि हम कभी कंप्यूटर पे बैठकर इस तरह से ऑनलाइन लेक्चर देना या ऑनलाइन मीटिंग करना। लेकिन ये सारा इसी 8 महीने 6 महीने के क्रियाकलाप ने हम सबको मोबाइल पे लिंक करना और सब करना सिखा दिया। और गूगल मीट हो या जूम हो या बेबी नेक्स्ट हो, जो भी जितने भी इस तरह सब में हम लोग महारत हासिल कर लिए। और तब भी तमाम लोग कहते हैं कि मोबाइल पे तो आता है लेकिन कंप्यूटर पे नहीं कर सकते। ये थोड़ा समझ से परे हो जाता है कि जो कार्य गूगल मीट अगर आप मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसको लैपटॉप या मोबाइल में यूज करने में आपको असुविधा क्यों है, वहां आपकी समस्याएं क्यों खड़ी हैं। तो इससे अपने आप को, अब जैसे ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपका ऑर्बिट का ब्लाइंड बच्चों के संदर्भ, या तमाम, नागेश जी तो उसके बहुत अच्छे महारथी हैं, तमाम ऐसे फीचर्स हैं टेक्नोलॉजी के, एक्सेसिबिलिटी के। यदि हमारा शिक्षक बंधु उन सारे सॉफ्टवेयर से, उन सारे टेक्नोलॉजी से, चाहे वो डेजी बुक्स हो, उनसे खुद को नहीं अगर अवेयर करेगा, खुद को नहीं प्रिपेयर करेगा, तो बच्चों को वो डिलीवर कैसे करेगा।
आज फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आप खुद अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना, गूगल पे हो या जो भी जितने इस तरह के पेटीएम हो, इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करना यदि आप खुद नहीं सीखेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, तो बच्चों को, क्योंकि आज जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है वो है सॉफ्ट स्किल में हम, हमारे युवा, हमारे नौजवान अपने आप को आज भी बहुत पीछे, और खास करके हम हिंदी भाषी राज्यों की अगर बात करें तो यहाँ की स्थिति कि वो, जब कष्ट का विषय ये होता है कि ड्राफ्ट बनवाना है तो लोग जब ये पूछते हैं कि बनेगा कैसे, इसकी प्रोसेस क्या होगी, तो वहां पर सवाल सॉफ्ट स्किल का होता है कि आप जाके एक फॉर्म भरेंगे, फॉर्म को कैसे भरना है ये खुद भरेंगे। तो सॉफ्ट स्किल के बिना आज यूटिलिटी किसी की नहीं हो सकती। अभी 21 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट ने ही भारत सरकार के इंटरव्यू लिया था कुछ एक्सपर्ट्स के लिए, एडवाइजर के लिए, इस तरह की कुछ पोस्ट थी। तो उसमें पहला जो कार्य किया उन्होंने, एक लेटर भेजा, ऑनलाइन ही था, तो कैंडिडेट्स को एक लेटर दिया और कहा कि इस लेटर के जवाब में आप एक लेटर ड्राफ्ट करके भेजिए। तो ये डिसेबिलिटी की परिभाषा पूछने के बजाय, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछने के बजाय, उन्होंने पूछा कि ये लेटर का अगर आपसे जवाब लिखवाया जाएगा तो आप क्या लिख के जवाब देंगे, और वो जवाब बताइए। तो ये क्या है? ये सॉफ्ट स्किल है। ये आपको ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाई के दौरान सिखाई जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि आपने जो पढ़ाई लिखाई से जो भी शब्दकोश अपने तैयार किए हैं, जो ज्ञान तैयार किया है, उसका प्रयोग कैसे किया जाए। यदि आपको एक एप्लीकेशन के रूप में देना है तो, या कोई चिट्ठी आपको मिली है तो उसका कैसे प्रत्युत्तर करना है, सरकारी ढांचे में कैसे करना है, उसके एक अलग सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी कॉम्पिटेंसी को, इस तरह की चीजों को, नई शिक्षा नीति को देखते हुए, क्योंकि इसमें डिजिटल कंपोनेंट को बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया गया है, बहुत ज्यादा बल दिया गया है, और ये मत सोचिए कि इसका प्रयोग अब कम पड़ने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं चलेगा और ना संभव है, ना हम सब लोगों का ये मानना है कि स्कूल एजुकेशन ऑनलाइन होकर के नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये भी आप मान के चलिए कि अब डिजिटल मोड का प्रयोग किसी न किसी रूप में ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो सामर्थ्य ऐप हो और चाहे वो कोई और माध्यम हो, सरकार जरूर करेगी और उसको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो भी देगी। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मोड के लिए तैयार करना होगा, तैयार रहना होगा, और लोगों को तैयार करना भी होगा, बच्चों को अभी से। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको तो निश्चित तौर पर तैयार होना होगा। तो ये एक बहुत ही आवश्यक और जरूरी वो है। और हम चूंकि सीमित रख रहे हैं स्कूल एजुकेशन तक बात को, क्योंकि उच्च शिक्षा में वैसे भी चाहे वो गैर सरकारी संगठन हो, उनका कोई सीधा, कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रह जाता जितना कि बुनियादी शिक्षा में उनका रोल है। और कहीं भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्पेशल, या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने स्पेशल स्कूल को डिस्कार्ड नहीं किया है कि स्पेशल स्कूल नहीं एग्जिस्ट करेंगे या नहीं खुल सकते, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। तो बिल्कुल स्पेशल स्कूल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन उनको भी अपने वे ऑफ एजुकेशन में, उसके तरीके में निश्चित तौर पर बहुत सारे परिवर्तन की आवश्यकता है। उनको और ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा, और ज्यादा परिणाम परक होना पड़ेगा, और ज्यादा क्वालिटेटिव होना पड़ेगा। तो ये है, लेकिन एक बिल्कुल स्पेशल स्कूल बिल्कुल पूरी तरह से एग्जिस्ट करने वाले हैं, चलने वाले हैं। हाँ, फोकस जो है वो पूरा का पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन पे रहने वाला है,
और वही भविष्य का आधार भी होने वाला है। तो ये सही है, लेकिन हम कहीं से भी स्पेशल स्कूल से पूर्णतः मुक्त नहीं होने वाले। अब जो बात आती है कि कैसे हमको, अभी एक और ग्रे एरिया है जब हम अपने विशेष शिक्षा की बात करें। देखिए, दो चीजें तो हम विशेष शिक्षकों को बिल्कुल अच्छी तरह कंठस्थ कर लेनी है कि हम स्पेशलिटी को अपने इग्नोर करके सर्वाइवल नहीं कर सकते। और हमारी स्पेशलिटी, अगर ब्लाइंड बच्चों के रिस्पेक्ट में बात करें तो ब्रेल, और अगर डेफ बच्चों के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो है साइन लैंग्वेज। इन दो को हम, क्योंकि ये अब आपका एक तरह से वैधानिक रूप ले चुका है, ये चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, चाहे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो, हर जगह ये दो, चाहे यूएनसीआरपीडी हो, ये दोनों चीजें एक वैधानिक रूप ले चुकी हैं। और अगर इन दोनों चीजों में आपकी महारत नहीं है, आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत बड़ा अवरोध है। आपका सर्वाइवल बीइंग ए स्पेशल टीचर, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से हो, चाहे जीओ के माध्यम से हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, बहुत कठिन है। आपको निश्चित तौर पर अपनी ब्रेल कॉम्पिटेंसी को, अपनी साइन लैंग्वेज को, और बेहतर ये हो कि हम शिक्षक चाहे दृष्टिबाधित बच्चों के हों, चाहे श्रवण बाधित के हों, हम सब अगर ब्रेल और साइन लैंग्वेज को बेसिक लेवल पे सारे लोग अगर एक्सेप्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब हम, ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ऐसे रिसोर्स टीचर की ही संकल्पना की है जो मल्टी कैटेगरी होगा, जो मल्टी डायमेंशनल होगा। तो निश्चित तौर पर यदि हम ये कहकर भागते हैं कि हम तो ब्लाइंड बच्चे के टीचर हैं, हम कैसे साइन बताएंगे, तो सवाल ये है कि सरकार अपने सामान्य शिक्षक को ट्रेनिंग देकर सारी विधाएं सिखाने पर तैयार है, और हम ब्लाइंड के टीचर होकर ये कहें कि नहीं, हम साइन लैंग्वेज नहीं आती या हम नहीं सीख सकते इसलिए कि हमारा एक ही एरिया है, तो ये कहीं से भी लॉजिकल सवाल नहीं है। अभी इतने दिन के गैपिंग में तमाम इस तरह के महीने महीने भर के ऑनलाइन मोड में, और कुछ शायद बहुत लंबी नहीं, 1000-1500 फीस भी थी। एक आध हमने भी देखा था इंदौर से, बाईलैंग्वेज सोसाइटी जो है उनकी मोनिका पंजाबी जी की, वहां से चलाया गया, और हमारे यहाँ तो कई टीचरों ने हमारे यहाँ के किया भी। तो सवाल यह है कि यदि इस तरह की चीजों को आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे अपनी कॉम्पिटेंस, और अब आप सीआरई की बात करते थे, तो अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर शिक्षक को 50 घंटे की सीआरई करनी है, तो वो भी अब विवाद का विषय नहीं रह गया। अब तो हर शिक्षक को कहीं ना कहीं इन सर्विस ट्रेनिंग लेनी ही लेनी है 50 घंटे की। तो आप अपनी कॉम्पिटेंसी को यदि नहीं इन्हांस करेंगे, ब्रेल को नहीं बिल्कुल अच्छी तरह वो करेंगे, तो या उस, और जो मैथमेटिक्स के अभी आईसीबीआई की साइट पर मैथ इजी करके जो है, कितने यूट्यूब पे वो वीडियोज पड़े हुए हैं जिसमें आप मैथमेटिक्स को लेकर के तमाम चीजों को अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप अगर नहीं यूज करेंगे, नहीं वो करेंगे, तो कैसे आप एक ये दावा करेंगे कि हम एक अच्छे और क्वालिटेटिव स्पेशल टीचर हैं। तो परिणाम परकता तो अब लानी होगी, गुणवत्ता तो पैदा करनी होगी, और शिक्षक की भूमिका के रूप में एक मजबूत दायित्व के लिए तैयार होना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कोरोना ने हम सबको ही नहीं, पूरी दुनिया को हिला दिया है, और हम सब के ऊपर एक बड़ा कुठाराघात हुआ है, लेकिन उसी वजह से एक नई चुनौती भी है कि कैसे हम रेमेडियल एक्टिविटीज करें, कैसे हम इन सारे जो समय हमारा 8 महीने 6 महीने का बर्बाद हुआ, इसको आने वाले 2-3 महीनों बाद कैसे कंपनसेट करें, कैसे बच्चों को ये जो ग्रीवेंसेज है इसको पूरा कराएं। ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। हमको दुगने तिगुने ताकत से इसके लिए सोचना होगा, प्लान करना होगा, और ऐसी ऐसी चीजें और ऐसे सुझाव सरकार को देने होंगे जो आने वाले समय में
इन बच्चों के लिए एक क्वालिटेटिव एजुकेशन का रास्ता खोल सके, और साथ ही साथ इनको कौशल की ओर भी मोड़ने का प्रयास हम सबको करना होगा, क्योंकि एक नया आयाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने खोला है, वो है स्किल कोर्सेज को लिंक कर देना फॉर्मल कोर्सेज के साथ। जो सब्जेक्ट का वेरिएशन जो था वो इतना फ्लेक्सिबल कर दिया गया है कि उसमें तमाम हमारे डिसेबल्ड बच्चों को, कॉग्निटिव प्रॉब्लम वाले बच्चों को बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि वो तमाम विषयों में कुछ विषय एकेडमिक और कुछ वोकेशनल के लेकर अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को भी पूर्ण कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर कौशल में अपने को एक दक्षता भी ले सकते हैं। तो ये सारी नई संभावनाएं हमें और नए अवसर प्रदान कर रही हैं, और इसलिए हमको निरंतर जो प्रयोग हो रहे हैं, जो भी चीजें सामने आ रही हैं, उससे अपने को कंटिन्यूअस अवेयर रखना होगा, कंटिन्यूअस उसके प्रति संवेदनशील बने रहना होगा कि ऐसा ना हो कि क्योंकि जहां तक हम लोग सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को टाइम लाइन के तहत लाना चाहती है। जो कहा जाता है ना, जैसे नई शिक्षा नीति तो एक फिलॉसफी है, अब रणनीति क्या होगी, और रणनीति के बाद टाइमलाइन कैसे होगा इसका, और टाइमलाइन के बाद क्रियान्वयन कैसे होगा, तो ये सारे पहलू पे नजर रखने की जरूरत है। फिलॉसफी में उलझ के रह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलॉसफी का असली महत्व तो तब है कि वो क्रियान्वित कैसे की जाएगी। जैसे फिलॉसफी के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कह दिया कि अब हम इसको यूनिवर्सल एजुकेशन के दायरे में मानते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को, बट हाउ कैन इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ग्रास रूट। कैसे एक गांव में ये पूर्ण होगी, कैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अपने तमाम दायित्वों को धात्री माताओं के, किशोरी बालिकाओं के साथ साथ इसको भी चलाएगी, क्या अलग से कोई पैरामीटर बनाया जाएगा भविष्य में, ये अब भविष्य के गर्त में है। ये राज्य सरकार ने जो पैनल बनाया है, सलाहकार बोर्ड बनाया है, वो बताएगा कि राज्य सरकार इसके सापेक्ष किस तरह की नीतियां बनाए जिससे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इन चीजों को पूरा किया जा सके। तो हमको उन नीतियों पर, उन क्रियान्वयन के चीजों पर, इन पर अपनी निगाहें रखनी होगी। और निश्चित तौर पर जो आप सारे लोग बार बार ये बात रखते हो स्थायी, तो सच्चाई तो ये है कि आज के डेट में हमारे इंटायर, हम स्टेट की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टेटों में सिनेरियो बदल चुका है, लेकिन हमारे स्टेट में तो आज तक कोई पद सृजन जैसा तो स्पेशल स्कूलों को छोड़ के और कहीं है नहीं, सब कुछ प्रोजेक्ट मोड में ही है। तो ये प्रोजेक्ट मोड से निकाल करके इसको प्रोग्राम मोड में लाने के लिए, इसको एक स्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए हमको नीतियों में, क्रियान्वयन में इसको बेहतर तरीके से, अब जैसे ECCE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंक्लूसिव हो, अगर ये बात शुरू से एजेंडे में रहेगी तो आने वाले समय में अपने आप उसका ढांचागत आधार बनाने में आसानी होगी। और यदि खाली चाइल्डहुड एजुकेशन चाहे तो वो तो फिर 3 से 5 साल की उम्र में कोई विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर, तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर तो बच्चे चिन्हित होने वाले नहीं, क्योंकि प्रमाण पत्र तो शायद उस एज ग्रुप में बनेगा भी नहीं, केवल फंक्शनल आधार पे ही तय होगा कि हाँ ये बच्चा डेवलपमेंटली डिले है, या कॉग्निटिव प्रॉब्लमेटिक है, या आई साइट से प्रॉब्लम है इसको, या हियरिंग प्रॉब्लम है। तो ये फंक्शनल असेसमेंट ही तो होगा, और फंक्शनल असेसमेंट के ही आधार पर उसको स्पेशल सपोर्ट दिया जाएगा। तो सवाल वही है कि ये मॉडलिटीज कैसे बनेंगी, कौन करेगा, कैसे होगा, आंगनबाड़ी को की कैपेसिटी बिल्डिंग कौन करेगा, ट्रेनिंग कैसे होगी। तो ये सारे सवाल तो अभी किसी के पास इसका उत्तर नहीं है, लेकिन इन्हीं सवालों का उत्तर बनवाने में ही तो हमको एक मजबूत भूमिका का निर्वहन करना है। एक्सेसिबिलिटी, आज पूरे इंटायर स्टेट में कोई हमारे प्राथमिक विद्यालय में एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं है। यदि CP बच्चा है, व्हील चेयर बच्चा है,
हम ऐसे सवाल आए बलरामपुर और कई जिलों में कि अगर हम 14 साल की बच्ची है और वो व्हील चेयर पे स्कूल भेज दें, अगर उसको टॉयलेट आ जाए तो क्या करें। तब वहाँ वो मास्टर साहब तो यही कहेंगे ना कि जल्दी से घर लेके जाइए इसको, कहाँ कौन उसको उतार के कहाँ बैठाएगा। तो सवाल ये है कि ठीक है वो 100 में 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, लेकिन है ना। तो अभी तो एक्सेसिबिलिटी का भी एक इशू जुड़ा हुआ है जिसको कि हमको देखना है और हमको उस पर भी निगाह लगानी है कि कैसे, चाहे वो पीने के पानी, बहुत जगह हम लोगों ने देखा स्कूलों में इतना ऊंचा ऊंचा बड़े नल के पास मचान जैसा बना दिया गया। यदि अस्थि विकलांग बच्चा है या विजुअली इम्पेयर्ड ही है तो उसको अगर बिना सपोर्ट के अगर ओरिएंट भी करा दिया जाए तो उसके लिए वो हमेशा परमानेंट बाधा है। और बनाया इसलिए गया कि पानी ना इधर उधर पैरे, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि वो तमाम बच्चों के लिए एक बाधा बन रहा है। तो ऐसे तमाम चीजों पे भी हमको निगाह रखने की आवश्यकता है। हम स्कूल के वातावरण को भी निगाह में रखें कि हमारे बच्चों को कहाँ कहाँ वो बाधित कर रहा है, और अगर वो बाधा हटाई जाती है तो हमको नहीं लगता है कि उससे सामान्य बच्चों को परेशानी होने वाली है, वो परेशानी का विषय भी नहीं है। तो इसलिए हमारा आप सबसे ये विशेष आग्रह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह आप उसका मनन कीजिए, और जो भी विजुअली इम्पेयर्ड अगर साथी हमारे सुन रहे हो तो वो नैब इंडिया से टॉकिंग उसकी ट्रांसलेशन हो चुका है हिंदी अंग्रेजी दोनों में, वो उसको मंगा सकते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वो टॉकिंग डेजी फॉर्मेट में अपने को पूरी तरह सुन के उससे अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो आप आवश्यक रूप से उसको पूरी तरह पढ़िए, और जो शुरू में हमने बताया कि सुझाव अपने रखिए भारत सरकार के सामने, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपको लगता है उन बातों को रखिए, और एक नए मनोवेग से, नई चेतना के साथ, नई स्फूर्ति के साथ हम सब मिलकर के एक इस जो ये संकट हमारे देश पर, दुनिया पर आया है, इससे हम मुक्त हो, अपने आप को भी करें और अपने जो भी हमारे बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं, ज्ञान की, उनका जो ज्ञान प्राप्त करने में अवरोध आया है, उस अवरोध को तोड़ने में और जल्द से जल्द पाटने में हम सक्रिय हो सके। पुनः RSVI का धन्यवाद देते हुए और आप सबको इस बात के लिए कि अब आपको हम, जैसा कि नागेश जी ने कहा था कि हम कोई सवाल या आपके कोई प्रश्न हो उसके लिए आपको वो देते हैं कि जैसा भी नागेश जी उचित समझे, तो हम अपनी बात को यहाँ विराम करते हैं। बहुत बढ़िया सर, आपने छात्रों को और विद्वत जनों को बहुत बढ़िया ढंग से समझाया, विषय को इतनी बारीकी से और सरल भाषा में आपने कहा कि यह 100% श्योर है सभी बच्चों को बड़े ही सरल शब्दों में समझ आया होगा, इतना सरलता से आपने सिखाया ही है। सब बच्चों ने इसका फीडबैक भी दिया है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कोई एक अनम्यूट करके माइक अपना प्रश्न कर सकता है। अगर किसी विद्वत जन का, किसी छात्र का कोई प्रश्न है आज के विषय संबंधित, तो आप जी, शायद सोनिया जी आप बोलना चाह रही हैं क्या? बोलिए। हम लोग आपको सुन नहीं पा रहे हैं, कृपया तेज बोलिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, आवाज। या तो चैट बॉक्स में लिख सकती हैं तो लिख दीजिए। हाँ, आप चैट में अपने प्रश्न लिख दें। अगर लिख दें तो भी हम बता देंगे। आप चैट में ही लिखे, शायद नेट का प्रॉब्लम है आपकी तरफ। सर चैट बॉक्स में ही एक द्विवेदी जी ने कुछ प्रश्न किया है। अच्छा अच्छा, आप थोड़ा सा देखिएगा। फील्ड से जुड़ा प्रश्न है।
आप पढ़ के चंद्रभान बताइए द्विवेदी जी ने। किसने किया है? अच्छा, चंद्रभान जी। स्पेशल एजुकेशन की। अच्छा, चलिए, हाँ, इसको तब तक हम बोलते हैं, तब तक उनका आता जी है। हाँ, जी चंद्रभान द्विवेदी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। और कि स्पेशल एजुकेशन फील्ड में जो डिग्री डिप्लोमा धारी बेरोजगार हैं उनके नियोजन हेतु निश्चित तौर पर जो बातें अभी देखिए द्विवेदी जी, जो बातें हम अभी रख रहे थे वो यही है। यदि अगर कोई मॉडल बनाने की प्रक्रिया अर्ली इंटरवेंशन को लेकर, जैसे अभी हम नैब के माध्यम से भी ये प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर बात करें कि चाहे वो, चलिए ठीक है, केवल विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को ही फोकस्ड करके हो, कि कैसे हम उसमें मॉडल का एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो वही कार्य हर गैर सरकारी संगठन जो दिव्यांगता क्षेत्र में, और निश्चित तौर पर जब वो ये प्रयोग करने का अगर कोई रास्ता खुलेगा तो ऐसे डिग्री डिप्लोमा धारियों के ही माध्यम से वो क्रियान्वयन होगा। नंबर 1, अगर एनआईओएस का स्टडी सेंटर बन के और ऐसे बच्चों को और ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित करके एक प्रोग्राम के मोड, जहां तक हमारी जानकारी है कि एनआईओएस और यूपी गवर्नमेंट इस बात में एक कन्वर्जेंस करने वाली है और एक प्रोग्राम मोड में इसको लाने वाले हैं, और एनआईओएस का सेंटर ही उसमें भूमिका अदा करेगा। तो सेंटर कौन हो सकता है? सेंटर गैर सरकारी संगठन हो सकता है। तो वहां एक, तो अब जब वो इंप्लीमेंट करेगा तो दायित्व किसका आएगा? एजुकेटर का आएगा, ट्रेंड एजुकेटर का आएगा। तो वहां भी गैर सरकारी संगठनों की भूमिका है। तो ऐसे इन तमाम इनोवेटिव क्रियाकलाप में जो मेन स्ट्रीमिंग कार्य है उसको अलग रख दीजिए कि अब हम 6 से 14 को नहीं, छोड़ दीजिए 6 से 12 को, लेकिन जो इस तरह के इनोवेटिव क्रियाकलाप हैं वहां गैर सरकारी संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं और इसमें सक्रियता अपार्ट फ्रॉम अपने और क्रियाकलापों के साथ दिखा सकते हैं। होम बेस्ड एजुकेशन में आगे आ सकते हैं, उसको लेकर के बहुत सारा जो क्रिटिकल बच्चे हैं, मल्टी डिसेबल्ड बच्चे हैं, सीवियर डिसेबल्ड बच्चे हैं, बिल्कुल उठ ही नहीं सकते बेड से, तो ऐसे तमाम, हाँ, अब इसके लिए आपको डाटाबेस होना पड़ेगा, कुछ आंकड़ों की जरूरत होगी, कुछ ग्रास रूट पे जाके मेहनत करने की जरूरत होगी। तो निश्चित तौर पर ऐसे कार्य आपके सामने आएंगे आने वाले समय में। नीति आयोग भी एक अलग कमेटी बना चुका है, वहां भी हम लोग तमाम ऐसे सुझाव डाल रहे हैं। तो आएंगे, चीजें आएंगी और इनोवेटिव चीजें आएंगी। हाँ, रेगुलर जो चीजें चल रही हैं उनके पीछे भागने से गैर सरकारी संगठनों को दायित्व नहीं मिलने वाला है। तो हमको लगता है कि द्विवेदी जी को हमने काफी कुछ कहा, और बाकी हम सब लोगों का ये प्रयास है कि नीतियों को कैसे मोल्ड किया जाए, कैसे क्रियान्वयन को मोल्ड किया जाए जो हमारे पक्ष में हो सके, पक्ष इन द सेंस कि हमारे बच्चों का हित हो सके। और जब भी हम ये बात कहते हैं कि हमारे बच्चों का हित, तो हमारे हित अपरोक्ष शामिल हैं, वो छुपे हुए हैं लेकिन वो शामिल हैं, क्योंकि बिना उनके हित के हम अपने लोगों के हित की, और निश्चित तौर पर आने वाले कोर्स, अभी कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, आप प्रयास कीजिए, हर व्यक्ति प्रयास करे कि ऐसे युवा दिव्यांग जो सेकेंडरी एजुकेशन कर चुके हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको भी स्पेशल फील्ड में लाने के लिए मोटिवेट कीजिए, और साइन लैंग्वेज के कोर्सेज के प्रति जागरूक बनिए। साइन लैंग्वेज के कोर्स के लिए लोगों को कहिए कि ज्यादा से ज्यादा नए लोग साइन लैंग्वेज में भी जाएं। यूपी में नहीं है साइन लैंग्वेज के लोग, नहीं है साइन डिप्लोमाधारी लोग, तो ये सब बहुत समस्या। एनआईओएस को हमसे एक दिन उनके डिप्टी डायरेक्टर पूछ रहे थे कि साइन लैंग्वेज वाले कितने लोग होंगे, मिल जाएंगे हमने कहा ये तो बताना हमारे लिए मुश्किल है। एनीवे, तो ये अब इस एरिया में यूनिवर्सिटी को ही चाहिए जितने लोग नहीं मिल पाते हैं। अब आप कहेंगे रोजगार है, दूसरी तरफ जो रोजगार है उसको पाने के लिए लोग ही नहीं तैयार है। तो दोनों चीजों को ध्यान में रख करके हमको थोड़ा प्रयास करना होगा। चलिए, और उनका आया सवाल बहुत बढ़िया मैडम है। का। द्विवेदी जी ने भी इस बात पर अपनी स्वीकृति दी है। और आगे सर एक निशांत गौतम करके बच्चा है, हाँ प्रश्न हाँ, तो बहुत सहज पूछा है, लेकिन अब पूछा है तो उस प्रश्न को कह ही दिया जाए। उसने क्या क्या है एनईपी में 5+3+3+4 पैटर्न क्या जी? है पूछा है।
नहीं, वो उन्होंने देखिए, उन्होंने फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को एक 5 इयर्स का माना है और उसकी शुरुआत 3 साल से शुरू की है। मतलब 3 साल से शुरू होकर 3, 2, 5 और उसके बाद कक्षा 1, 2, 3 इस तरह मिलाकर ये 5 साल का ये पैकेज बनाया है और इसको फाउंडेशन लिटरेसी का नाम दिया है कि इन 5 सालों में वो फाउंडेशन उसका पूरा एकदम मजबूत हो जाएगा। जैसा कि प्रथम वगैरह के सर्वे में ऐसी बातें आ रही थी ना कि कक्षा 3 पास हो गया बच्चा, वो जो इमला नहीं लिख पा रहा है, वो गिनती नहीं गिन पा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या नई शिक्षा नीति ने एक टारगेट रखा है कि 5 साल में वो फाउंडेशन लिटरेसी को अचीव कर लेगा और इस तरह से उन्होंने डिवाइड करते हुए इसको आपके सेकेंडरी के दायरे तक 5+3+3+3 करके डिवाइड किया है। लेकिन फोकस जो है वो 5 ईयर की फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पे है, जो सबसे ज्यादा फोकस है। बहुत बढ़िया सर। और किसी का चैट में तो प्रश्न नहीं है, लेकिन क्या कोई कुछ पूछना चाहते हैं? कोई एक जन अनम्यूट करके पूछे अगर पूछना चाह रहे हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात। आज के विषय से संबंधित कोई मन में भाव ऐसा हुआ नहीं होगा, क्योंकि आपने इतना सूक्ष्म ढंग से उसे समझा दिया है, इतना बढ़िया ढंग से। आज आपने जो मुख्यतः चीजें, जो मुख्य बिंदुओं को निर्देशित किया है, हेडलाइन किया है, वो मैं अपने छात्रों के लेखन है तो थोड़ा सा एक बार समराइज कर देना चाहूंगा। आपने प्रथम मुख्य बिंदु बताया, हम जैसे अध्यापकों के लिए या हम जिन अध्यापकों को तैयार कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए, कि हम कितना अपने को तैयार किए यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमने कितने छात्रों को तैयार किया यह महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दिया जाए। दूसरा, आपने कहा कि कभी भी विद्यालयी परिवेश में रहने वाले अध्यापकीय परिवार को स्वयं को न बढ़ाकर दूसरों को बढ़ाने के लिए चिंतित रहना चाहिए। यह आदर्श वाक्य रहा है और आज आपने भी दोहराया, इससे हमें अवश्य ही प्रेरणा मिली होगी हमारे छात्रों को। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बताया सर आपने, स्किल को उभारा जाए, व्यक्ति के अंदर जो स्किल्स है उसको उभारा जाए। और इसी में एक बात सबसे महत्वपूर्ण जुड़ के आ जाती है कि आजकल यह भी देखा जाता है सर, ये एक हास्यास्पद हो सकता है, आश्चर्यजनक हो सकता है, कई लोग, हम लोगों के पास तो उदाहरण रहते हैं क्योंकि हजारों हजार छात्र जुड़ते हैं, बातें होती हैं, जब सभी सेक्टर में प्रवेश और कार्यक्रम से निकल के खाली हो जाते हैं तो अध्यापक बनने की तरफ चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके कारण क्वालिटी एजुकेशन गिर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपने कहा कि स्किल एजुकेशन को ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, स्किल्ड बेस में हुआ जाए। आगे आपने कहा कि छात्रों को प्रैक्टिकल बनाया जाए, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल बनाया जाए। कठिन दौर है सर, विद्वत जनों के सामने मैं बड़े विश्वास के साथ इस बात को कहूंगा, 5-6 संस्थानों के कुछ न कुछ 2-4 करके बच्चे जुड़े हुए हैं, वो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोग भी देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया का माहौल है। जिस समय में क्लास चलाना लगभग दूभर था, उस दौरान DSCVI परिवार, मैं किसी संस्थान का नाम नहीं ले रहा, DSCVI परिवार करके एक पटल बनाया गया और उस पटल में दिन रात मेहनत करके 600 से अधिक वीडियो कक्षाएं, ऑडियो कक्षाएं और निरंतर वेबिनार, लाइव क्लास, ये संगोष्ठियां, ई चर्चा पर चर्चा कराई जाती रही। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से आज लगभग 1.5 महीने के उपरांत भी हम निरंतर 1 या 2 वेबिनार या लाइव क्लास कराते चले आ रहे हैं। बड़ा हर्ष हो रहा है सर यह आपको बताते हुए कि इस कठिन समय में, 8 महीने के इस कठिन समय में, मुझे पूर्ण विश्वास है एक्सेसिबल फॉर्मेट में हमारे दृष्टिवान साथियों को देख करके, सुन करके और पढ़ करके, पढ़ने इन तीनों विधियों की सामग्रियां उनके घर तक पहुंचाई गई हैं, उनके माध्यम तक पहुंचाई गई है, जिससे आसानी के साथ पढ़ पा रहे हैं सभी छात्र और छात्राएं, सभी ग्रुप पर। बल्कि 1-2 मित्रों ने तो कहा कि
एक आध हफ्ते का रेस्ट ही ले लीजिए, नहीं तो आप कंटिन्यू ऐसे चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों का जो आशीर्वाद, आप लोगों का जो सहयोग मिलता है, वह सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल तैयारी को ही आगे बढ़ाने की बात कहता है। आगे आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ब्रेल के साथ तकनीकी का ज्ञान और साइन लैंग्वेज का ज्ञान। मेरे जितने भी मित्र इसमें जुड़े हैं, विशेष शिक्षक जो बनने वाले हैं, छात्र छात्रा, मेरे बेटे बेटियां, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो बने हुए हैं, जो हमारे श्रेष्ठ जन है, मैं आपके सामने एक डाटा रख रहा हूं, एक बात रख रहा हूं। चलिए अंक को छोड़ देता हूं, मैं एक बात रख रहा हूं, इसका उत्तर जरा ढूंढ करके मुझे, मैं खुद अपने को ढूंढ के बताऊं। ये ऐसा प्रश्न है, पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा, वहां किसी दिन कर लेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में ब्रेल के कितने कोचिंग संस्थान है? पूरे उत्तर प्रदेश में साइन लैंग्वेज सिखाने के कितने कोचिंग सेंटर है? क्या कहीं कुछ है? कोई नहीं है। मैं आपको आश्चर्य बताऊं, लखनऊ में अगर मैं जाके देखूं तो 10 दुकानें खुली हैं कुर्सी बुनने की, पत्तल बनाने की, दोना बनाने की, अरे और मैं क्या क्या उदाहरण दूं, आप सब श्रेष्ठ जन है। लेकिन कहीं नहीं मिलता कि विशेष शिक्षकों हेतु, विशेष विकलांग जनों हेतु ब्रेल प्रशिक्षण केंद्र, साइन लैंग्वेज प्रशिक्षण केंद्र, चाहे यूनिवर्सिटी के आसपास का मामला हो, चाहे लखनऊ जैसे परिक्षेत्र का मामला हो, चाहे लखनऊ के बाहर का मामला हो, आप देखें किसी को भी विशिष्ट स्किल के जो प्रोग्राम है ब्रेल पर, साइन लैंग्वेज पे चलाया जा सकता है, ऐसा नहीं कहीं मिलता। क्या हमारे IIT इस ओर नहीं ध्यान दे सकते? अवश्य ध्यान दे सकते हैं। और सर के ही शब्दों के थोड़ा सा आलोक में मैं इस बात को कहूंगा कि अगर हम लोग इस तरीके के सेंटर को भी देखें तो हम उस क्षेत्र में एक विशेष शिक्षक के तौर पे स्थापित होंगे, तथा इसको द्रव्यात्मक रूप में भी अगर सोचना आप चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप वहां भी इसको सोच सकते हैं। आजकल कोचिंग संस्थान और प्रवेश इस तरीके से तमाम चल ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। आगे आपने बताया सर कि सबसे महत्वपूर्ण, आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है, उस बात पर सबसे ज्यादा जोर आज की क्लास का मेरा रहेगा, गुणवत्ता हेतु शिक्षा दी जाए, भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं। जो शिक्षा हो वह गुणवत्ता के लिए, ऐसा ना हो। मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं सर, अगर कोई छात्र सितंबर के महीने में किसी भी अध्यापक से ये पूछ दे, डियर VI का छात्र यह पूछ दे कि गूगल मीट पे कैसे जुड़ते हैं, तो कितने शर्म की बात होगी कि 2 महीने से गूगल मीट पे क्लास चल रही। एक छोटी सी जुड़ने की बात, गुणवत्ता तब होगी जब निरंतर प्रयास होगा। मेरे जितने भी विशेष शिक्षक जुड़े हैं सर, आपने बताया है, उसी सापेक्ष मैं भी बता रहा हूं, ई पाठशाला आ चुका है, ऐप है, 15 MB का ऐप है, पूरी किताब क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक की, क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक की, क्लास 1 से क्लास 12 तक की, प्रत्येक विषय की इतनी बेहतरीन रिकॉर्डिंग उस पर उपलब्ध है, ऑडियो में, वीडियो में और ई-टेक्स्ट में। जैसा चाहे जिस भी छात्र के लिए, VI बच्चे के लिए, HI बच्चे के लिए या किसी सामान्य बच्चे के लिए, आप प्रत्येक अध्यापक होने के कारण अभिभावक को कहिए वो अपने मोबाइल में ई पाठशाला, छोटा सा ऐप ई पाठशाला डाउनलोड कर ले, क्लास सुने और किताबें सुने। रिकॉर्डिंग NCERT के इतनी बेहतरीन है, उसमें रिकॉर्डिंग उपलब्धता कराई गई है, इतनी बेहतरीन रिकॉर्डिंग है, आप सुनेंगे, हम सुनेंगे तो लगता है थोड़ी देर और सुना जाए, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग। टेक्नोलॉजी हमारे आपके घर तक पहुंच रही है, अब हमारी जिम्मेदारी है हम उसे स्वीकारें। सर ने इस कक्षा के में ही कहा कि हम 5 साल में जितना तकनीकी रूप से सक्षम होते उतना इन 7-8 महीनों में सक्षम हो गए। तकनीकी हमारे जीवन में दखल कर चुकी है, पूरी तरीके से पसर चुकी है। अब आवश्यकता है तो जुड़ने की, अब रिकॉग्नाइज करना है आपको कि आप विशेष शिक्षक हैं तो कैसे आगे आएंगे। तो आज आपने इस तरीके से अपनी बात रखी सर, हमें आशा है आपका आशीर्वचन, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, आपका प्रेम, आपका दुलार
संस्थान के प्रति, हमारे प्रति और हमारे विशेष शिक्षकों के प्रति बना रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में डाला था, तो नहीं होगा तो आप हमारा नंबर और जो भी नैब को लेकर कुछ लोगों को जानकारी चाहिए थी या थी, तो वो उनको दे दीजिएगा, वो सार्वजनिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं नंबर आपका शेयर कर दूंगा। हाँ वो इनडायरेक्ट आपसे हो जाएंगे। हाँ, जी चलिए, धन्यवाद फिर, बहुत बहुत प्रणाम सर, सभी को हाँ बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आज की कक्षा में जुड़ने के लिए, आज के वेबिनार में जुड़ने के लिए सभी विद्वत्तजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, sir.